5 की एक्सरसाइज की थी 5.1 एंड ड्यू टू सम इशू इन इंटरनेट हमने क्लास को जो है वो ऑफ कर दिया था. ओके, वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, that is chapter number 15, and in which the main topic is derivatives, differentiations. So comes to the first of all definition of derivative. पहले हम derivative की definition करेंगे और देन उसके कुछ रूल्स उसको फॉलो करते हुए फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे. तो दैट इज आवर चैप्टर नंबर 15, डिफरेंशिएशन. या जिसको हम डेरिवेटिव्स भी पढ़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है इसकी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल dependent variable means y-axis with respect to independent variable. और independent variable means your x-axis. अगर आप इस डेफिनेशन को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो सेम वही डेफिनेशन है जो हम चैप्टर 2 में स्लोप की डिफाइन कर चुकी हैं. स्लोप की डेफिनेशन हमने चैप्टर 2 में डिफाइन की थी. स्लोप क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और सेम एज इट इज डेरिवेटिव की भी वही डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की है. तो इट्स मीन स्लोप और डेरिवेटिव ये एक ही चीज के नाम है. एक ही चीज है ये. मतलब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये कोई नया टॉपिक नहीं है. ये सेम वही टॉपिक है जो हम चैप्टर 2 में डिस्कस करके आ रहे हैं. अच्छा, डिफरेंस क्या है उस चैप्टर में और इस चैप्टर में? डिफरेंस क्या है मतलब दोनों चैप्टर में अगर स्लोप ही पढ़ना है तो दोनों स्लोप में डिफरेंस क्या है? अगर हम एक को डेरिवेटिव कह रहे हैं तो क्यों, ऐसा क्यों है? उसको हम स्लोप कह रहे थे, इसको हम डेरिवेटिव कह रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों? तो रीजन इज दैट चैप्टर 2 आपका था लीनियर इक्वेशंस का, और जो हम चैप्टर 15 पढ़े इसमें all functions, all equations like linear, non-linear, both are included. तो वो जो चैप्टर आपने 2 पढ़ा था जिसमें आपने स्लोप को लिखा था y is equals to mx plus c where m is slope. फिर आपने कहा था कि स्लोप जो है वो हम इस फॉर्मूले से भी कंप्यूट कर सकते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. फिर आपने कहा था हम स्लोप का फॉर्मूला इक्वेशन के रिस्पेक्ट से ये भी यूज कर सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. ये फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये तीनों फार्मूले हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं. एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये तीनों फार्मूले हम उस वक्त यूज करते हैं when your function or equations are linear. ये फार्मूला हो गया x का कोफिशिएंट, ये फार्मूला हो गया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, या ये फार्मूला हो गया. ये सारे फार्मूले हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे सामने कोई लीनियर फंक्शन होता है या लीनियर इक्वेशन होती है और हम इस फार्मूले को फॉलो करके उसका स्लोप कंप्यूट करते हैं.
लीनियर का स्लोप, और डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव लीनियर एंड नॉन लीनियर, दोनों का स्लोप कंप्यूट करते हैं। ये डिफरेंस है चैप्टर 2 में और 15 में। स्लोप दोनों में कंप्यूट करना है आपने, इसमें भी स्लोप निकाला था आपने चैप्टर 2 में, और 15 में भी स्लोप कंप्यूट करेंगे। बट डिफरेंस इज दैट वहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लीनियर एप्लीकेशंस थी, लीनियर इक्वेशंस थी, लीनियर फंक्शन थे। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हमने स्लोप कंप्यूट करना है, लीनियर नॉन लीनियर बोथ टाइप। अब देखिएगा इस चैप्टर में हमें x की पावर 2 भी नजर आएगी, x की पावर 3 भी नजर आएगी, x की पावर 1/2 भी नजर आएगी, x की पावर -3 भी नजर आएगी, और हम उसका स्लोप निकालेंगे। हमें log x भी नजर आएगा, हम उसका स्लोप निकालेंगे। हमें e की पावर 3x भी मिलेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं, हम उसका स्लोप कंप्यूट करेंगे। मतलब इस चैप्टर में हमारे सामने हर टाइप का फंक्शन होगा, हर टाइप की इक्वेशन होगी जिसका हमने स्लोप निकालना है। चैप्टर 2 में सिर्फ लीनियर। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव को लीनियर पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉन लीनियर का केस है, नहीं, ये लीनियर नॉन लीनियर दोनों का केस है। और ये सिर्फ लीनियर के लिए, ये नॉन लीनियर का नहीं है। नॉन लीनियर में ऐसे फार्मूले है ही नहीं। नॉन लीनियर के अंदर इस टाइप का कोई फार्मूला नहीं है स्लोप कंप्यूट करने। नॉन लीनियर का स्लोप निकालना है तो डेरिवेटिव की टेक्निक है। हाँ, नो डाउट उसमें अगर लीनियर भी आ जाए तो वहां पे भी हम डेरिवेटिव की टेक्निक यूज करके उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो डेरिवेटिव एक ऐसा टूल है हमारे पास, एक ऐसी टेक्निक है हमारे पास, एक ऐसा फार्मूला है हमारे पास, जिसको हम यूज करके किसी भी टाइप के फंक्शन का स्लोप कंप्यूट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज अ स्लोप? हम चैप्टर 2 में उसको डिटेल से पढ़ चुके हैं कि स्लोप क्या होता है। कि अगर किसी एप्लीकेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों चेंज हो रहे हैं, और फिर इस चीज को चेक किया जाए, इस चीज को एनालाइज किया जाए कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट से, तो वो कितना चेंज हो रहा है, उसमें कितनी चेंजिंग अकर हो रही है। इस चीज को जब हम कंप्यूट करते हैं तो इसको हम स्लोप कहते हैं। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल जब चेंज हो रहा है तो उसमें कितनी चेंजिंग अकर हो रही है अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होता है। तो इस चीज को जब हम कंप्यूट करते हैं तो इस चीज का नाम होता है स्लोप। फिर हमने ये भी कहा था चैप्टर 2 के अंदर कि जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब लीनियर हो गया ना, लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है। जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, मगर हर पॉइंट में होता है ना, एक्स वाई हर पॉइंट में होता है ना, एक्स वाई हर पॉइंट में होता है आपका, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। इस पॉइंट में अगर हम ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन का कोई इनिशियल पॉइंट नहीं होता, अगर हम सपोज कर लेते हैं हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेंजिंग कंप्यूट करना चाहते हैं वाई के, तो हम देखेंगे एक्स कितना चेंज हो रहा है, एक्स कितना चेंज हुआ है, उसका इफेक्ट वाई पे कितना पड़ा। इस चीज का नाम स्लोप है। हम वो कंप्यूट कर लेते हैं। फिर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेक करते हैं कि अगर इस पॉइंट का एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है, तो इस पॉइंट में उसकी चेंजिंग कितनी अकर हो रही है, इसका भी हम स्लोप निकाल लेते हैं। फिर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट का स्लोप निकालते हैं, फिर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट का स्लोप निकालते हैं, फिर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट का स्लोप निकालते हैं। जब हम सारे पॉइंट्स का स्लोप निकाल लेते हैं तो हमें एक चीज यहाँ पे कॉमन नजर आती है, दीज आर स्लोप्स आर इक्वल, कांस्टेंट।
मीन्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट पड़े होते हैं, अगर आप उन पॉइंट के बिटवीन स्लोप कंप्यूट करते हैं तो हर 2 पॉइंट का स्लोप आपस में इक्वल होगा। ये लीनियर फंक्शन की या लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन के अंदर है। मैंने लिखा था स्लोप इज कांस्टेंट। लीनियर इक्वेशन में स्लोप कांस्टेंट होते हैं। स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या है? आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर, मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 2 पॉइंट नहीं होते, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। आप कोई से 2 पॉइंट का स्लोप निकालें, नेक्स्ट 2 पॉइंट का स्लोप निकालें, नेक्स्ट 2 पॉइंट का स्लोप निकालें, नेक्स्ट 2 पॉइंट का स्लोप निकालें, आपके पास अगर वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन के हैं तो सारे स्लोप आपस में इक्वल। इसकी मेन रीजन एक और भी होती है स्लोप इक्वल होने की, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे लाइन की डायरेक्शन देखते हैं तो वो ये है, इस पॉइंट पे लाइन की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे लाइन की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे लाइन की डायरेक्शन ये। आप देखें हर पॉइंट पे लाइन की डायरेक्शन सेम है। अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो हर पॉइंट पे देखें लाइन सेम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। डायरेक्शन सेम है तो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। अगर डायरेक्शन को आप चेंज कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन तो कर्व में आ जाएगी। आप थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करें लेफ्ट या राइट साइड पे, आपके पास स्ट्रेट लाइन जो है वो कर्व में आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही फंक्शन कर्व में आता है ना, वो नॉन लीनियर बन जाता है। ये नॉन लीनियर हो गया। और नॉन लीनियर का मतलब क्या है? यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये। देखिए हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है फंक्शन। इसका मतलब है हर पॉइंट पे इसका जो स्लोप होगा ना वो इक्वल नहीं होगा। अगर हर पॉइंट पे डायरेक्शन सेम है तो स्लोप इक्वल होगा। अगर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्लोप डिफरेंट होगा। जब स्लोप डिफरेंट होता है ना, उस समय हम कहते हैं कि दिस इज नॉट अ लीनियर। जब हर 2 पॉइंट का स्लोप अगले 2 पॉइंट के स्लोप से चेंज हो जाए ना, हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे फंक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, क्योंकि स्लोप चेंज होने का मतलब यही है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्लोप अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। स्लोप अगर चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होगी। स्लोप चेंज क्यों हो रहा है? या तो वाई एक्सिस के अंदर चेंजिंग इंक्रीज हो रही है पहले से, या डिक्रीज हो रही है। मतलब स्लोप एक जैसा नहीं है, इसका क्या मतलब है? स्लोप चेंज हो रही है। स्लोप चेंज होने का क्या मतलब है? या तो वाई एक्सिस की चेंजिंग चेंज हो रही है या एक्स एक्सिस की चेंजिंग चेंज हो रही है पहले वाले पॉइंट से। जब भी ऐसा केस होगा तो वो नॉन लीनियर का। तो जैसे ही फंक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है ना, तो हमारे फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन से कर्व में आ जाता है। और जैसे ही कर्व आता है, ये ग्राफ होता है नॉन लीनियर का। तो नॉन लीनियर का ग्राफ कर्व होता है, लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब ये हमारा एक कर्व है और हमने ये देखा कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, 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 इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है। साइंस वाले स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट जो है वो मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया है, तो उन्होंने पढ़ा होगा डेरिवेटिव के अंदर जो है हमारे पास उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो हमें ये डिफाइन करती है। स्लोप इज डिफाइंड एज टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन क्या होती है? अ लाइन विच टच द कर्व ऑन अ सिंगल पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट। अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी भी कर्व को किसी सिंगल पॉइंट पे टच करती है तो उस लाइन को हम उस कर्व का टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो दीज आर टेंजेंट लाइंस। ये टेंजेंट लाइंस हैं। हमने इन टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना है। इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप। नो डाउट क्योंकि कर्व है और हमें नजर भी आ रहा है हर हर स्ट्रेट लाइन का जो टेंजेंट लाइन है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है।
तो नो डाउट इन सारी लाइनों का स्लोप चेंज होगा। हम इन सारी लाइनों का स्लोप निकाल के उसका एक एवरेज स्लोप निकाल, एवरेज स्लोप इन सबका। जैसे कहा नॉन लीनियर फंक्शन में स्लोप डिफरेंट होती है, हम उन सारे डिफरेंट स्लोप का एक एवरेज स्लोप निकालें। वो जो एवरेज स्लोप होता है ना, उसको हम नाम देते हैं डेरिवेटिव। इसलिए इस स्लोप में और डेरिवेटिव में फर्क होता है। यहां पर स्लोप जो हम कंप्यूट कर रहे हैं वो सिंपल 2 पॉइंट का कंप्यूट कर रहे हैं या स्ट्रेट लाइन का कंप्यूट कर रहे हैं। डेरिवेटिव के अंदर हम जो स्लोप कंप्यूट करते हैं वो हम हर टाइप के कर्व का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कंप्यूट करते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारे स्लोप्स आते हैं, हम उन सारे स्लोप्स का एवरेज स्लोप कंप्यूट करते हैं। आई एम कमिंग इन अ मिनट, प्लीज वेट। ओके जी, हम बात कर रहे थे नॉन लीनियर फंक्शन के स्लोप की, और जैसे मैंने कहा कि नॉन लीनियर फंक्शन के जो ग्राफ होता है उसमें हर पॉइंट पे स्लोप इक्वल नहीं होता। तो बेसिकली हम क्या काम करते हैं डेरिवेटिव के अंदर, हम हर स्लोप को कंप्यूट करके उसका एक एवरेज स्लोप निकाल लेते हैं। अब ये नहीं करना हमने कि हमारे पास कोई फंक्शन होगा, हम उसका डिफरेंट पॉइंट उसमें पुट करके उसके बहुत सारे स्लोप निकाल लेंगे, उसका एवरेज निकालने बैठेंगे। ऐसा नहीं है। ये जो डेरिवेटिव के हमारे पास रूल्स हैं, जो हमारे पास फार्मूलाज हैं, जिनको अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ये फार्मूले खुद ब खुद इस चीज का एवरेज कंप्यूट कर, मतलब ये फार्मूले इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि ये फार्मूले खुद ब खुद पूरे फंक्शन के बहुत सारे स्लोप निकाल के उसका जो एवरेज स्लोप होगा वो डायरेक्ट आपको डिफाइन करेंगे कि ये इसका एवरेज स्लोप का आंसर। वो फार्मूले क्या है, उन फार्मूलों को कैसे यूज करना है, अब हम वन बाय वन उन फार्मूलाज की तरफ आते हैं। तो फार्मूलाज नो डाउट रट्टा होते हैं, मगर रट्टा समझ के लगाएं। हर फार्मूले के पीछे एक लॉजिक है। उस लॉजिक को अगर आप समझ के फार्मूले को पढ़ेंगे तो फार्मूला खुद ब खुद आपके जहन में बैठ जाएगा। और अगर फार्मूले को बगैर सोचे समझे रट्टा लगाएंगे तो रट्टा तो कभी कभी भूल भी जाता है फिर। और खास तौर पर जब एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम में हमें सारी चीजें भूल जाती हैं। एग्जाम में सिर्फ वो चीज याद रहती है जिसकी लॉजिक्स हमने क्रिएट की होती है कि इसकी लॉजिक क्या है। तो हम कोशिश करेंगे फार्मूला लिखेंगे भी सही और इनकी लॉजिक को भी डिफाइन करेंगे कि ये फार्मूला अगर ये आंसर प्रोवाइड कर रहा है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है उसकी। क्योंकि स्लोप हमने माशाल्लाह पढ़ा हुआ है,
चैप्टर 2 के अंदर स्लोप को हमने पढ़ा है, स्लोप को ग्राफ के अंदर हमने इंटरप्रेट किया हुआ है, हमने उसके मीनिंग को डिफाइन किया हुआ है। तो स्लोप हमें पता है कि स्लोप क्या होते हैं, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने नहीं किया उनकी मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। जिन्होंने चैप्टर 2 सॉल्व किया है उनको पता है कि स्लोप क्या होता है और स्लोप का यूज कैसे करते हैं, स्लोप के मीनिंग क्या होते हैं, स्लोप के ग्राफ के अंदर मीनिंग क्या होते हैं एंड सो ऑन। स्लोप नेगेटिव होता है, स्लोप पॉजिटिव होता है, स्लोप इनफाइनाइट होता है, स्लोप जीरो होता है, उसके मीनिंग क्या होते हैं, ये सब चीजें हमें पता है। अब जब हम डेरिवेटिव्स के फार्मूला लिखेंगे ना, उसको उसको उस स्लोप की नजर में देखेंगे कि अगर डेरिवेटिव का फार्मूला ये आंसर दे रहा है तो ये इसके पीछे स्लोप की लॉजिक क्या है, मैं आपको डिफाइन करूंगा। और प्लीज इस चीज को आपने लॉजिकली देखना है, क्योंकि फार्मूलाज रट्टा नहीं है। फार्मूलाज को समझ के रट्टा लगाएं तो फिर फार्मूलाज कभी नहीं भूलते, ठीक है। तो हम फार्मूलाज को याद करेंगे मगर बाय लॉजिक, उसके पीछे लॉजिक क्या है उस फार्मूले की, तो वो हम लाजमी देखेंगे। ओके, हमारे पास जो है अब हम आते हैं अपने फार्मूलाज की तरफ, डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज। हमारा फर्स्ट फार्मूला है, अच्छा पहले तो हम ये देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि डेरिवेटिव, एक तो वर्ड हो गया पूरा डेरिवेटिव। अब हम ये तो नहीं कि डेरिवेटिव को बार बार लिखेंगे, डेरिवेटिव की एक नोटेशन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, टू नोट। ओके, फार्मूला लिखने से पहले कुछ नोटेशन है उनको हम फॉलो करेंगे। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव वैसे तो मैंने आपको बता दिए in term of formulas, derivative is an operator. It is denoted by d upon dx, और इसको हम पढ़ते हैं which is read as derivative with respect to x axis। मतलब अगर अपॉन में dx लिखा हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अच्छा, अगर अगर अपॉन में लिखा हुआ है डी अपॉन डी वाई तो हम इसको पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। तो ये इसकी नोटेशन है जिसको हम यूज करेंगे। मतलब हम पूरा ये नहीं लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, हम जस्ट ये नोटेशन लिखेंगे। तो इस नोटेशन का मतलब ये है, इस नोटेशन का मतलब ये है, इस नोटेशन का मतलब ये है। एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। और उनमें डिपेंडेंट कौन है, उनमें इंडिपेंडेंट कौन है, तो ये याद रखिएगा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ये अपॉन में आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे y इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे z इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, लाइक t भी आ सकता है यहाँ पर, d अपॉन dt, वो फिर हो जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। t का मतलब टाइम हो गया। तो जैसी एप्लीकेशन होगी वैसे उसके वेरिएबल्स होंगे, वैसे ही हम डिसाइड करेंगे कि उसमें हमारे डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना उसको हम अपॉन के ऊपर लिखते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम अपॉन के ऊपर लिखते हैं, जो इंडिपेंडेंट होता है उसको नीचे लिखते हैं। सपोज मुझे y इज इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव कंप्यूट करना,
ऊपर लिखा हुआ है आपको टू कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका मुझे डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। तो बाय नोटेशन में इसको क्या लिखूंगा, डी अपॉन डी एक्स, जो डोमेन है ना उसके रिस्पेक्ट से, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, मुझे इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, बाय नोटेशन इसको लिख सकते हैं, y ऊपर लिखेंगे और उसके पहले लेफ्ट साइड पे d अपॉन डी एक्स। इसको ऐसा कभी भी नहीं लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स जब भी आएगा, जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव कंप्यूट करना है उस फंक्शन के लेफ्ट साइड पे आप d अपॉन डी एक्स लिखेंगे, राइट साइड पे नहीं लिखेंगे। ये नोटेशन गलत है, ये नोटेशन। सिमिलरली अगर एफ एक्स दिया हुआ आपको, मैंने बताया ना वाई और एफ एक्स इक्वल होते हैं, कभी किसी क्वेश्चन में वो एफ एक्स दे देते हैं, किसी क्वेश्चन में वाई दे देते हैं। अगर वाई देगा तो आपने ये लिखना है, अगर एफ एक्स देगा तो आपने ये लिखना है। फर्दर इस y को dy बाई डी एक्स के साथ जब लिखते हैं तो इसको हम y डैश भी लिखते हैं, y डैश। मतलब अगर ये लिखा हो तो ये भी लिखा हो सकता है, दोनों के मीनिंग सेम है। तो y डैश का मतलब क्या हो गया, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स। y का ऊपर जो वेरिएबल होता है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स, जब हम एफ एक्स पे अप्लाई करेंगे तो इसको बाय नोटेशन लिख सकते हैं हम एफ डैश एक्स। कभी कभी क्वेश्चन वो कहता है, आपको एक फंक्शन दे देते हैं एफ एक्स, आपको एक फंक्शन दे देते हैं एफ एक्स, आपको कहता है ये एफ एक्स है आपका 3x² माइनस 5x प्लस 10, ये एफ एक्स है, फंक्शन है आपका। आप इसका एफ डैश एक्स बताएं क्या। अब देखो उसने कोई वर्डिंग नहीं लिखी कि इसका डेरिवेटिव निकालें, इसका क्या कंप्यूट करना है, उसने एफ डैश एक्स लिख दी। अब आपको पता होना चाहिए एफ डैश एक्स का मतलब, एफ डैश एक्स का मतलब होता है कि एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। वो आपसे कहता है एफ डबल डैश एक्स निकालें, वो आपसे कहता है एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालें। इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब आपने इसका एक दफा डेरिवेटिव, सेकंड का मतलब एक दफा लेकर फिर जो आंसर है उस पर फिर डेरिवेटिव को अप्लाई कर, फिर उसका जो आंसर आ रहा है उस पर फिर डेरिवेटिव को अप्लाई कर, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, 10 दफा एंड सो। ये उसकी नोटेशन है, फर्स्ट डैश, सेकंड डैश, थर्ड डैश, फोर्थ डैश एंड सो। तो ये इसके नोटेशंस हैं। नोटेशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाज औकात क्वेश्चन में वर्डिंग गिवन नहीं होती, वो डायरेक्ट कहता है कि इसकी वैल्यू बताएं क्या होगी। अगर y इसके इक्वल है, अगर y इसके इक्वल है, y इज इक्वल टू x² माइनस 10, तो आप बताएं y डैश क्या होगा, आप बताएं y डबल डैश क्या होगा, आप बताएं y ट्रिपल डैश क्या होगा। तो ये नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो डेरिवेटिव एक ऑपरेटर है, जैसे प्लस का ऑपरेटर होता है, माइनस का ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर होता है, डिवीजन का ऑपरेटर होता है। प्लस का ऑपरेटर क्या काम करता है, प्लस का ऑपरेटर को जहां कहीं भी अप्लाई करते हैं तो ये उन वैल्यूज को सम अप करते हैं। माइनस का ऑपरेटर जहां पे भी अप्लाई करते हैं ये उन वैल्यूज को आपस में माइनस करते हैं।
मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर जहां कहीं भी अप्लाई करते हैं ये उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देता है प्रोडक्ट की फॉर्म में। डिवीजन का ऑपरेटर कहीं पे भी आप अप्लाई करें ये उन वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर देते हैं। ये वो ऑपरेटर हैं जो हम अपने अर्ली स्टेज मतलब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इन ऑपरेटर्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही ये ऑपरेटर हमारे सामने आएगा ना हमें पता चल जाएगा कि इस ऑपरेटर के मीनिंग क्या है, ये ऑपरेटर किस तरह काम करता है। जैसे ही ये ऑपरेटर हमारे सामने आएगा, 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 जैसे ही ये फैक्टोरियल का ऑपरेटर हमारे सामने आएगा, इन सिंबल्स को हम जानते हैं, इन ऑपरेटर्स को हम जानते हैं, इनको हमने यूज भी किया हुआ है। जैसे ही ये ऑपरेटर हमारे सामने आएंगे हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वो ऑपरेटर हैं जो हम अर्ली क्लासेस के साथ इनको पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं एक और ऑपरेटर को पढ़ने के लिए, वो ऑपरेटर है डी अपॉन डी एक्स। अब अगर d अपॉन डी एक्स किसी फंक्शन के साथ लिखा हुआ है तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका आंसर कैसे निकालेंगे, इनका हमें पता है। कैसे पता है? हम शुरू से इनकी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। इसका नहीं पता क्योंकि इसको हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अब इसको भी इस तरह बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी, ताकि ये सिंबल हमें जहां कहीं भी नजर आए हम फौरन इसके रूल्स को अपने जहन में लाकर उसका आंसर फौरन डायरेक्ट। उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो वैसे तो मैथमेटिक्स में कहा जाता है मैथमेटिक्स डिमांड्स मच प्रैक्टिस। अगर आपने मैथमेटिक्स को समझना है तो आपको इसमें बेतहाशा प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो ये ओवरऑल कहा जाता है, और खास तौर पर अगर आपने डेरिवेटिव को समझना है तो डेरिवेटिव 1 2 10 क्वेश्चन सॉल्व करने से समझ में नहीं आता। इसके लिए बहुत आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो अब हम इस ऑपरेटर को यूज करने जा रहे हैं। इस ऑपरेटर को यूज करने के कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको अब हम फॉलो करेंगे। वो रूल्स क्या हैं? अब हम फार्मूलाज की तरफ आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके जी, अब हम आते हैं वन बाय वन इनके फार्मूलाज की तरफ। हमारा फर्स्ट फार्मूला है, जब हम डेरिवेटिव को किसी भी कांस्टेंट टर्म के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये उसका आंसर हमें 0 प्रोवाइड करता है। मतलब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं कि जब हम डेरिवेटिव को किसी भी कांस्टेंट नंबर के ऊपर अप्लाई करेंगे ये उसका आंसर हमें 0 प्रोवाइड करेगा। अच्छा, कांस्टेंट नंबर का मतलब क्या है? कांस्टेंट नंबर का मतलब ये नहीं है कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ये मतलब नहीं है कि कोई नंबर, इसका क्या मतलब है कि जो भी नंबर आपके सामने है उसमें आपका वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट से आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो वेरिएबल उसमें नहीं है। सो दैट इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, नहीं। कांस्टेंट का मतलब ये भी है कि ये एक ऐसा नंबर होगा जिसमें आपका वेरिएबल इंक्लूड नहीं होगा। और ये भी मैंने आपको बताया है, जो स्टार्ट के अल्फाबेटिक होते हैं, स्टार्ट वाले जो अल्फाबेटिक्स होते हैं, लाइक ए बी सी डी, इनको हम कांस्टेंट के तौर पे यूज करते हैं। ये स्मॉल लेटर में आ जाएं, ये कैपिटल लेटर में आ जाएं, अगर ये स्टार्ट के अल्फाबेटिक्स हैं तो ये कांस्टेंट के तौर पे यूज होते हैं। और जो ये एंड वाले अल्फाबेटिक्स होते हैं, एंड वाले,
लाइक z हो गया, लाइक y हो गया, लाइक x हो गया, लाइक u हो गया, लाइक v हो गया, लाइक w हो गया एंड सो ऑन। ये जो लास्ट वाले हैं इनको हम वेरिएबल के तौर पे यूज करते हैं। मतलब ये कैपिटल में भी अगर आ जाते हैं, ये स्मॉल में लेटर में भी लिखे हुए आ जाते हैं, तो ये ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको हम वेरिएबल के तौर पे यूज करते हैं। वैसे तो ये निशानी है कांस्टेंट की और वेरिएबल्स की, मैथमेटिक्स में और भी किसी सब्जेक्ट्स में, तो ये हम कांस्टेंट के तौर पे यूज करते हैं और इनको हम वेरिएबल के तौर पे यूज करते हैं। तो अब जो हमारे पास फंक्शन है उसमें a लिखा हुआ है, तो a इज अ कांस्टेंट। और दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूं कि ब्रैकेट के अंदर, मतलब जिसका आपने डायरेक्टली कंप्यूट करना है, उसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल का मतलब ये, या जिसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं वो उसमें नहीं। तो इसका आंसर हमें वो जीरो प्रोवाइड करेगा डेरिवेटिव। जैसे ये भी हो गया a प्लस बी का स्क्वायर रूट जीरो, कांस्टेंट टर्म है ये। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो क्यों होता है? देखिए, कांस्टेंट एक ऐसी टर्म होती है जिसके बारे में अगर हमको डिफाइन करें, तो ये एक ऐसी टर्म होती है जिसको हम कहते हैं कि देयर इज नो चेंज। कांस्टेंट टर्म एक ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती, तभी तो उसको कांस्टेंट कहा जाता है ना। मतलब टाइम चल रहा है, टाइम कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, टाइम हमारे हाथ में नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम अपनी स्पीड के साथ चल रहा है। सूरज तुलू हो रहा है, गुरूब हो रहा है, एक दिन खत्म हो रहा है, उसके बाद दूसरा दिन शुरू हो रहा है, फिर वीक खत्म हो रहा है, फिर मंथ्स खत्म हो रहे हैं, फिर ईयर खत्म हो रहे हैं, फिर सेंचुरी एंड सो ऑन। टाइम देखें चलता हुआ आ रहा है, टाइम को हम रोक नहीं सकते। टाइम के रिस्पेक्ट से अगर कोई वैल्यू अपने आप को चेंज कर रही है वो वेरिएबल है, और अगर कोई वैल्यू अपने आप को चेंज नहीं कर रही, दैट इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट होता है। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव स्लोप है। अच्छा, इसमें हम क्या काम करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंजिंग अकर होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, उसको हम कंप्यूट करते हैं, उसको हम स्लोप कहते हैं, उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो कांस्टेंट में तो कोई चेंजिंग अकर ही नहीं हो रही। जब उसमें कोई चेंजिंग अकर ही नहीं हो रही, तो जब हम उस पर डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे उसके अंदर चेंजिंग को कंप्यूट करने के लिए, तो उसमें तो कोई चेंजिंग है ही नहीं। तो फिर क्या काम करेंगे? इसके अंदर कोई चेंजिंग अकर नहीं हो रही, मतलब इसके अंदर जीरो चेंजिंग हो रही। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो क्यों लिखा जाता है? क्योंकि कांस्टेंट के अंदर कोई चीज चेंज नहीं हो रही, और डेरिवेटिव क्या काम करता है? किसी भी वैल्यू के अंदर जो चेंजिंग अकर होती है उसको कंप्यूट करता है। तो जब इसके अंदर कोई चेंजिंग है ही नहीं, तो ये इस पे क्या काम करेगा? इसकी चेंजिंग जीरो है, इसलिए हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो लिखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा। जब हम डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं एक ऐसे वेरिएबल के ऊपर जो सेम वही वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट से आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट से आप उसका डेरिवेटिव कंप्यूट कर रहे हैं, तो ये फार्मूला बता रहा है कि उसका आंसर आप 1 लिखेंगे। इसके एग्जांपल क्या हो सकती हैं? डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, डी अपॉन डी वाई ऑफ वाई, डी अपॉन डी जी upon of z, d upon dt of t। क्या मतलब हुआ? कि जिस वेरिएबल का आप डेरिवेटिव कंप्यूट कर रहे हैं, सेम वेरिएबल नीचे भी वही है। y है तो y के रिस्पेक्ट से, z है तो z के रिस्पेक्ट से, t है तो t के रिस्पेक्ट से। तो
इस केस में फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि उसका आंसर आप 1 लिखेंगे। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब लॉजिक क्या है इसके पीछे कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 क्यों होता है? पहले तो आप ये देखें कि डेरिवेटिव स्लोप होते हैं। अच्छा, स्लोप की वैल्यू 1 आ रही है, स्लोप की वैल्यू 1 आ रही, तो स्लोप 1 कब होते हैं? अगर हम अपने चैप्टर 2 में जाते हैं, अगर हम इस फार्मूले को देखते हैं, स्लोप का फार्मूला डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, अगर हम इसको ओपन करते हैं इस तरीके से, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। 1 क्यों आएगा? 1 उस वक्त आएगा जब y एक्सिस की चेंजिंग और x एक्सिस की चेंजिंग ये दोनों आपस में इक्वल हो, तब 1 आएगा ना भाई। ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो स्लोप 1 आने की कंडीशन क्या होती है? चेंज इन डेल्टा y एंड चेंज इन डेल्टा x बोथ आर इक्वल। जब x एक्सिस की चेंजिंग और y एक्सिस की चेंजिंग आपस में इक्वल होती है, तो उस वक्त हमारे पास स्लोप का आंसर 1 होगा। ये चैप्टर 2 की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पे हम ओवरऑल बात करें, यहां पे हम बात करें, ये जो ब्रैकेट पे मैंने आपको यहां पे बताया था, ये जो ब्रैकेट पे वेरिएबल होता है ना, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये जो नीचे वेरिएबल होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल की चेंजिंग को कंप्यूट करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको फॉर्मूला बता रहे हैं आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये दोनों आपस में इक्वल हैं। मतलब यहां पर अगर हम फंक्शन को देखते हैं तो y और x आपस में इक्वल। मुझे इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, तो इसका डेरिवेटिव 1 होगा, क्योंकि y की जगह पे x आ गया ना, y की जगह पे x आ गया, ये y लिखा हुआ है, इसकी जगह x आ गया। और आपको याद होगा इसका हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया था चैप्टर 2 में, ये लीनियर है ना, इसका हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया था। और अगर आपको याद हो तो इसका ग्राफ हमने इस तरह से ड्रॉ किया था, a straight line which passes through origin, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, which passes through origin and at the angle of 45 degree। अगर y एक्सिस और x एक्सिस आपस में इक्वल हो, तो आपके पास जो लाइन होती है वो x एक्सिस और y एक्सिस को बाइसेक्ट करती है। 45 45 y एक्सिस से भी 45 का एंगल होता है उसका, x एक्सिस से भी 45 होता है। और इसके ऊपर जो भी पॉइंट एग्जिस्ट करता है उसमें x एक्सिस y एक्सिस इक्वल होते हैं। अब जरा आप इन दो पॉइंट को उठाएं, इस स्लोप को फार्मूले पुट करें, देखें इसका आंसर 1 आएगा। आ गया ना 1? तो हर फार्मूले के पीछे ना एक लॉजिक है। अगर वो लॉजिक आपके जहन में होगी ना, फार्मूला आपको कभी भी नहीं भूलेगा। dx अपॉन dx 1 क्यों होता है? क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंजिंग अकर हो रही है वो एक जैसी है। देखिए 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1, ऐसे कंडीशन के अंदर हमारे पास जो स्लोप होता है या जो डेरिवेटिव होता है वो 1 की। ओके जी, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ आते हैं। अब हम कांस्टेंट को और एक्स को कंबाइन कर देते हैं। कांस्टेंट इनटू एक्स, तो इसका आंसर हमारे पास आता है कांस्टेंट।
हमने क्या किया, कांस्टेंट को और x को कंबाइन कर दिया, इसका आंसर हमारे पास आता है कांस्टेंट। x यहां से गायब हो जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, d अपॉन dx ऑफ 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 लिखा जाता है, d अपॉन dx अंडर रूट 2x का डेरिवेटिव अंडर रूट 2, x गायब हो जाएगा। फॉर्मूला ये बता रहा है d अपॉन dx ऑफ a प्लस b अपॉन 2 इंटू x, इसका आंसर a प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगा, x गायब हो जाएगा। ये अपॉन नहीं है, ये ब्रैकेट पे ने क्लोज किया। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले के पीछे लॉजिक क्या है, हमारे पास फंक्शन होता था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस इक्वेशन में स्लोप क्या है, तो आप फौरन क्या कहेंगे, 3 एम एक्स प्लस सी, ये इसका स्लोप है। तो इस इक्वेशन का स्लोप क्या है, x का कोफिशिएंट। तो यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने क्या किया है, 2x का डेरिवेटिव क्या लिखा है, x का कोफिशिएंट। तो यहां पे वही काम कर रहे हैं, यहां पे वही काम करेंगे। तो कांस्टेंट इनटू x जब भी लिखा हुआ आएगा, इसका डेरिवेटिव आपने कैसे लेना है, x को गायब कर देना है। हम स्लोप कंप्यूट कर रहे हैं, स्लोप का मतलब है x का कोफिशिएंट, mx, ये स्लोप होता है। हमने सिर्फ m को उठाना है, x को नहीं उठाना। m इज स्लोप, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है 2 अंडर रूट 2 a प्लस बी अपॉन। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया डेरिवेटिव का। अब हम आते हैं अपने फोर्थ फॉर्मूले की तरफ। जिसको हम कहते हैं पावर रूल, डेरिवेटिव का पावर रूल। सपोज u इज अ फंक्शन, u कोई भी फंक्शन है, मतलब उसका डोमेन x है। मतलब यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, मैंने अब जनरल फॉर्म लिखी है, यहाँ पे कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन x है, मतलब उसमें x एक्सिस इन्वॉल्व है, उसका मुझे डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। तो अब उसके ऊपर एक पावर आ गई। देखें फार्मूला फर्स्ट देखें, कांस्टेंट टर्म थी, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। अब हम एक ऐसे वेरिएबल की तरफ जा रहे हैं जिसकी पावर 1 के अलावा आ गई, 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1/2 1/4, इस तरह से पावर आ गई। उस पे हम फार्मूला नंबर 4 यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, अब इसकी टेक्निक को देखिएगा। हमारा पहला पहला स्टेप ये होगा, हम पावर को बेस में लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। फर्स्ट स्टेप पे क्या काम करने है, जो भी पावर होगी ना, पावर जाहिर बात है एक्सपोनेंट होगा ना, ऊपर होगी पावर, वेरिएबल्स के ऊपर लिखी होगी, उसको आप नीचे उतार। सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे, आपने वो फंक्शन लिखकर उसकी पावर में से 1 को माइनस करना, ये आपका सेकंड स्टेप होगा। पहला स्टेप पावर को नीचे उतारेंगे, दूसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, ये मैं अभी बाद में आपको लॉजिक बताऊंगा।
उसके बाद तीसरा स्टेप, डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे उसी फंक्शन के ऊपर, मगर अब आपने पावर को डिफाइन नहीं करना। विदाउट पावर, एन को नहीं लेना यहां पर, विदाउट पावर फंक्शन उठाकर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ये 3 स्टेप का पावर रूल फॉर्मूला है, 3 स्टेप्स का। स्टेप 1 पावर को बेस में लिखेंगे, स्टेप 2 पावर में से 1 माइनस करेंगे, स्टेप 3 विदाउट पावर हम फंक्शन का डेरिवेटिव। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? ये देखिए, मैंने डेरिवेटिव कंप्यूट करना है एक्स क्यूब का। पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलें। पहला स्टेप पावर बेस में, दूसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तीसरा स्टेप विदाउट पावर डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे हम फॉर्मूला नंबर 2 यूज करेंगे, ये 1 हो जाएगा। तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। ठीक है, इसको हम कहते हैं पावर रूल फॉर्मूला। ये 3 स्टेप्स का फॉर्मूला होता है। पहला स्टेप पावर को बेस में लिखा, दूसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस किया, तीसरा स्टेप विदाउट पावर, पावर को हाइड कर देंगे और x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये 1 हो जाएगा इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से, ये 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 3x²। ये था हमारे पास पावर रूल। अच्छा, इसकी लॉजिक क्या है? मतलब फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, फॉर्मूले में हमने पावर को बेस में लिखा, चले वो एक रूल है, उसके पीछे हम, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च भी है, वो हम नहीं जाते उसकी तरफ। तो एक छोटा सा पॉइंट है इसमें जो हम देख रहे हैं, पावर में से 1 माइनस किया हमने, ये क्यों किया? -1 क्यों करें? +2 ने क्यों नहीं किया? -2 क्यों नहीं, मतलब -1 क्यों? तो इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। तो मैं आपको एक इसकी भी लॉजिक बता देता हूं कि पावर रूल के फॉर्मूले के अंदर हम ये -1 क्यों लिखते हैं। ये देखिएगा, मैंने बताया था ये स्ट्रेट लाइन होती है और ये होती है कर्व। कर्व के अंदर इस पॉइंट को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। हम इसको बाद में पढ़ेंगे दोबारा, फिलहाल इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लें कि टर्निंग पॉइंट, हम इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। टर्निंग पॉइंट क्या होता है? जहां पर फंक्शन जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करे। ये देखें, इस पॉइंट से पहले डायरेक्शन क्या थी, इस पॉइंट के बाद डायरेक्शन क्या होगी। टर्निंग पॉइंट को हम मोड़ भी कहते हैं, किसी भी ग्राफ के अंदर जो मोड़ होता है, टर्न होता है, उसको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ग्राफ अपनी शक्ल, अपनी शेप, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। एंड सेम एज इट इज, इस पॉइंट से पहले डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इस पॉइंट के बाद डायरेक्शन ऊपर हो गई। स्ट्रेट लाइन में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता। स्ट्रेट लाइन में अगर कोई टर्निंग पॉइंट आ जाए, तो जैसे मैंने बताया था, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। भाई अगर आप यहाँ पे कोई टर्निंग पॉइंट लेते हैं तो डायरेक्शन जाहिर बात है या इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, चेंज होगी ना टर्निंग के बाद। तो स्ट्रेट लाइन में कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं होता। तो ये कहा जाता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब आप स्लोप की वैल्यू कंप्यूट करते हैं, तो उसकी फॉरकास्टिंग जब आप करते हैं इन फ्यूचर, जो प्रिडिक्शन करते हैं, उसमें एरर ना होने के बराबर होता है, मतलब 0 हो जाता है। मतलब आज के दिन
पेट्रोल का रेट चल रहा है 75 रुपीज पर लीटर। लेट्स सपोज इतना नहीं होगा, पॉइंट समथिंग होगा। अगर एक महीने के बाद इसके प्राइस के अंदर 5 रुपए इंक्रीज हो जाता है पर लीटर, एक साल के बाद, हम सपोज करते हैं, वैसे पाकिस्तान में ऐसा होगा नहीं, हम सपोज करते हैं एक साल के बाद इसमें 5 रुपए इंक्रीज हो जाते हैं, 80 रुपीज पर लीटर। मुझे बताएं 10 साल के बाद पेट्रोल का रेट पर लीटर कितना होगा 10 साल के बाद। तो अगर स्ट्रेट लाइन है ना, तो हम पर ईयर 5 + 5 + 5 पर ईयर करते जाएंगे। 5 10 जा 50 हो जाएगा, 50 को हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा पर लीटर, अगर स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, अगर कर्व है तो क्या होगा, पेट्रोल का रेट बढ़ा 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 और एक पॉइंट के बाद कम होना शुरू हो गया, फिर पॉइंट के बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया। मतलब पेट्रोल का रेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया। कहां तक इंक्रीज होता है कुछ पता नहीं है, फिर एकदम डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया। इस केस में प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि अगर यहाँ पे पेट्रोल का रेट 75 पर लीटर है तो इस पॉइंट पे पेट्रोल का रेट कितना होगा। मुश्किल हो गया ना, मतलब इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। डिक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है, फिर डिक्रीज कितना हो रहा है, फिर इंक्रीज कितना हो रहा है। यहाँ पे तो स्लोप कांस्टेंट होता है ना। जो स्लोप आपने पहले पॉइंट पे कंप्यूट कर लिया वही स्लोप आखिरी पॉइंट तक चलेगा, चेंजिंग विल बी सेम। हम प्रिडिक्शन को इजीली कंप्यूट कर सकते हैं और विदाउट एरर। यहाँ पे प्रिडिक्शन को तो हम विदाउट एरर कंप्यूट नहीं कर सकते ना, कि कितना इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, फिर कितना इंक्रीज होगा, फिर कितना डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होता ना, यहाँ पे तो स्लोप बार बार चेंज हो रहा है, कभी +2, कभी -5, कभी +10, कभी -2, कभी +1। मतलब उसकी कोई, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है, यहाँ पे हर पॉइंट पे स्लोप एक जैसा होता है। तो यहाँ पे जो प्रिडिक्शन आज की है ना, लास्ट पॉइंट तक वही होगी। यहाँ पे जो प्रिडिक्शन आज की है लास्ट पॉइंट पे सेम वही भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास एरर आती है। एरर को खत्म करने हैं। एरर खत्म कैसे होंगे, अगर ये टर्निंग पॉइंट खत्म हो जाए, अगर ये टर्निंग पॉइंट खत्म हो जाए और ये ग्राफ हमारा बिल्कुल स्ट्रेट बन जाए तो हमारे एरर कम हो जाएंगे, हमारी प्रिडिक्शन जो है वो एक्यूरेसी की तरफ आ जाएगी। अब इस टर्निंग पॉइंट को हमने खत्म करना, कैसे खत्म करेंगे। डेरिवेटिव एक ऐसा टूल है जो आपके टर्निंग पॉइंट को खत्म कर सकता है। डेरिवेटिव एक ऐसा टूल है जो ग्राफ के अंदर किसी भी फंक्शन के टर्निंग पॉइंट को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे, उसको देखिए। यहाँ पे आपके पास फंक्शन था x3, ये x3 का ग्राफ है। कैसे, x3 में दो टर्निंग पॉइंट होते हैं। ये x² का ग्राफ है, x² में सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट होता है और ये x का ग्राफ है जिसको हम लीनियर कहते हैं, इसमें कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता। तो आप देखें जब x की पावर 1 है तो कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, जब x की पावर 2 है तो एक टर्निंग पॉइंट है, जब x की पावर 3 है तो दो टर्निंग पॉइंट आ जाते हैं, जब x की पावर 4 होगी तो उसमें तीन टर्निंग पॉइंट होंगे, 3 एंड सो ऑन। जैसे जैसे किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल की पावर इंक्रीज होते हैं, ग्राफ में उनके टर्निंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं जितना ज्यादा पावरफुल फंक्शन होगा वो उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट होगी ना वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जिसकी पावर 1 है ना लीनियर, वो सबसे आसान तरीन फंक्शन होगा।
अब देखिए, मैंने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिया, एक्स क्यूब ये फंक्शन, मैंने इसका डेरिवेटिव कंप्यूट किया बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूले ने इसका क्या काम किया, इसकी पावर में से 1 को माइनस कर दिया, क्यूबिक फंक्शन को क्वाड्रेटिक बना दिया, क्यूबिक को क्वाड्रेटिक बना दिया। ये डेरिवेटिव ने काम किया। डेरिवेटिव ने क्या काम किया, क्यूबिक फंक्शन को क्वाड्रेटिक बना दिया। क्यूबिक में 2 टर्निंग पॉइंट थे, क्वाड्रेटिक में 1 टर्निंग पॉइंट हो गया। 1 टर्निंग पॉइंट डेरिवेटिव ने खत्म कर दिया। ये फार्मूला आपके सामने है, ये उसका ग्राफ आपके सामने। आप बता सकते हैं डेरिवेटिव क्या काम कर रहा है। अच्छा, अब सपोज मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल, अब क्या करेंगे, पहला स्टेप, पावर को नीचे उतारेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे और फिर x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वो 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये स्क्वायर है। जब आपने इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया, ये बन गया लीनियर फॉर्म, ये लीनियर बन गया ना, x पावर 1 हो गया। तो आप देखें क्यूबिक का डेरिवेटिव स्क्वायर, स्क्वायर का डेरिवेटिव लीनियर, तो जो स्क्वायर के अंदर टर्निंग पॉइंट आ रहा था वो भी खत्म हो गया, ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। तो डेरिवेटिव बेसिकली ग्राफ में क्या, इस फार्मूले के पीछे डेरिवेटिव क्या काम कर रहा है, फंक्शन के अंदर से जो टर्निंग पॉइंट है ना, उसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, जब आप एक डेरिवेटिव लेंगे उसका 1 टर्निंग पॉइंट खत्म हो जाएगा, जब आप 2 डेरिवेटिव लेंगे उसके 2 टर्निंग पॉइंट खत्म हो जाएंगे, जब आप 3 डेरिवेटिव लेंगे उसके 3 टर्निंग पॉइंट खत्म हो जाएंगे, एंड सो ऑन। टर्निंग पॉइंट खत्म होकर जब स्टेट बन गया, स्टेट में मैंने आपको बताया प्रिडिक्शन करना आसान हो जाता है। तो ये काम करते हैं हम एस्टिमेशन थ्योरी में, प्रिडिक्शन के अंदर, फॉरकास्टिंग के अंदर हम ये काम करते हैं। डेरिवेटिव को इसलिए इन्वॉल्व किया जाता है कि हमारी प्रिडिक्शन, हमारी फॉरकास्टिंग एक्यूरेट हो जाए। तो ये है पावर रूल का फार्मूला। पावर रूल के अंदर जब हम पावर में से 1 को माइनस करते हैं ना, इसका मतलब है हमने एक टर्निंग पॉइंट खत्म कर दिया। ये टर्निंग पॉइंट खत्म करने का माइनस, हम फॉर्मूला रट्टा लगा के बैठे होते हैं, -1 किस पूछो किसी से कि -1 क्यों करते हैं, उस पर खामोशी छा जाती है। पता तो हो ना, एक चीज पढ़ रहे हो, पता तो होना चाहिए ना। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, माशाल्लाह पढ़ के आ रहे हो, पढ़ रहे हो, पता तो होना चाहिए ना क्या चीज पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे बेसिकली काम क्या हो रहा है। तो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, मतलब मैंने इस चीज के बारे में नहीं बताया आपको, पावर को हमने जो नीचे उतारा है इसका क्या मतलब है, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा और टेस्ट में जाना पड़ेगा। मैंने एक ओवरऑल बताया, -1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब है टर्निंग पॉइंट को 1 बाय 1 करके रिमूव करना है फंक्शन के अंदर से। तो यही बेसिकली डेरिवेटिव का फंक्शन होता है। डेरिवेटिव इस तरह से काम कर रहा है, और डेरिवेटिव को यूज करने का पर्पस भी यही होता है कि हम अपने आंसर को फॉरकास्टिंग में और ज्यादा एक्यूरेट बना सकें। डेरिवेटिव के और भी बहुत सारे काम हैं, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 के अंदर कि डेरिवेटिव का और क्या काम है जो हम इससे ले सकते हैं। तो डेरिवेटिव ये नहीं है कि सिर्फ इसी काम के लिए यूज होता है, डेरिवेटिव के बहुत सारे काम हैं। एक काम तो इसका ये है कि फंक्शन के अंदर से टर्निंग पॉइंट को खत्म करता है। दूसरा काम हम चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, 4 फार्मूले हो गए हमारे पास। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट फार्मूला हमारा है जिसको हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल। मतलब अगर हमारे पास 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में, तो हमने उसका डेरिवेटिव कैसे कंप्यूट करना है, ये हमारे पास था।
इसको हम कह देंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको हम कह देंगे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने कैसे लिखा है? फर्स्ट फंक्शन को लिखा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। मतलब आपने फर्स्ट का भी डेरिवेटिव लेना है, सेकंड का भी डेरिवेटिव लेना है। जब आप फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड फंक्शन को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट फंक्शन को साथ में वैसे का वैसे लिखेंगे, और इन दोनों के बीच में होगा प्लस का साइन। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? हमने डेरिवेटिव कंप्यूट करना है इन दो ब्रैकेट्स का। एक काम तो ये है कि आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट बना दें और उसी का डेरिवेटिव ले लें। या दूसरा काम ये है कि आप इस रूल को अप्लाई करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव। अब जब डेरिवेटिव को किसी ब्रैकेट के अंदर आप लेके जाते हैं और उनके बीच में प्लस माइनस हो रहा है, तो डेरिवेटिव जो है उन दोनों के ऊपर अप्लाई होता है और बीच में एज इट इज प्लस माइनस। तो अब डेरिवेटिव को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, एक्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, 1 के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, और इसके अंदर भी डेरिवेटिव को एक्स पे भी अप्लाई करेंगे और 1 पे भी अप्लाई करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये 1 हो गया, 1 इज कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो इसका आंसर आपके पास आ गया x प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0, x माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0। ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। इसका आंसर आपके पास आ गया x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, 1 1 से कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x हो गया। इसका डेरिवेटिव 2x। इसको हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हम वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये जब मल्टीप्लाई होंगे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब डेरिवेटिव को इस पे ले जाएं और डेरिवेटिव को इस पे ले जाएं। जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे ये बन जाएगा 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये देखें 2x आ गया। तो हम ये काम भी कर सकते हैं, हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट बना दें और इस फॉर्मूले को यूज ना करें, हम अपना पावर रूल वाला फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे इजी लगे क्वेश्चन को देखें, जिस तरह से आपको इजी लगे आप अपने फॉर्मूले को उठाएं और उस पर अप्लाई करते हैं। आंसर विल बी सेम। आप कोई भी फॉर्मूला यूज करें, आंसर आपका सेम आएगा। ओके जी, ये हमारा था रूल 5th। अब हम आते हैं 6th रूल की तरफ, जिसको हम कोशेंट रूल पढ़ते हैं। कोशेंट रूल को हम वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हों। दो फंक्शन आपस में डिवाइड होंगे। Quotient rule. When two functions are divided to each, u upon v. आपने डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर को ऊपर लिखना है और न्यूमरेटर का लेना है डेरिवेटिव।
फिर न्यूमरेटर लेकर डिनोमिनेटर का लेना है डेरिवेटिव और इनके बीच में माइनस का साइन। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला फंक्शन लिखेंगे और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको अब आप सॉल्व करना सिंपल। 1 माइनस एक्स वैसे आ गया, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही 1 हो गया। इस ब्रैकेट को अंदर ले जाएंगे डेरिवेटिव को, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है। ब्रैकेट ओपन कर दें, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आंसर है। ओके जी, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 15 चैप्टर की फ्रॉम 15.5। 15.5 से हम एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। 15.5 से पहले जो एक्सरसाइज है उनको हम स्किप कर देंगे, उनको हम यूज नहीं करेंगे। तो इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट, फिर हम अपनी एक्सरसाइज जो है 15.5 को जो है वो स्टार्ट। ये 15 पॉइंट चैप्टर जो है इसका पीडीएफ में आपको फिर अभी क्लास के बाद सेंड कर दूंगा। फॉर एक्सरसाइज 1 to 38, find f dash x। ये क्वेश्चन की हेडिंग दी हुई है, f dash x फाइंड आउट करना है और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है f x इज इक्वल टू 10, सॉरी 140। So this is your first question and you have to calculate the value of f dash x by using formula। इसका f dash x क्या हो जाएगा? Since it is a constant function का डेरिवेटिव 0, so f dash x equal to 0। अब आपको f dash x का मतलब आता हो, f dash का मतलब होता है डेरिवेटिव, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट f dash x आप 0 लिखते हैं। सिमिलरली 2, 3, ठीक है, ये सारे सिमिलर क्वेश्चन है। 4 भी सिमिलर है, 4 में लिखा हुआ है 4x की पावर 0, तो x की पावर 0 1 होता है। अब आप इसका लेंगे डेरिवेटिव, इट इज अ कांस्टेंट टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, x क्यूब माइनस 4x
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, जब आप इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, और 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4। तो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के ऊपर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, और ये 4x है कांस्टेंट इनटू x, इस पे हमने अपना थर्ड फार्मूला यूज किया, कांस्टेंट इनटू x वाला फार्मूला। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, 4x का हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 देखें। fx इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 3। इस चीज को आप यूं भी लिख सकते हैं, -1/3 इंटू एक्स लिख सकते हैं ऐसा। तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, -1/3 बाय यूजिंग थर्ड फॉर्मूला कांस्टेंट इनटू एक्स, -1/3 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स का क्यूब और उसका 5th रूट। तो इस चीज को आप यूं भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब और उसकी पावर 1/5। इस चीज को यूं भी लिख सकते हैं 3/5। अब आपने लेना है इसका डेरिवेटिव। फर्स्ट स्टेप पावर को बेस में लिखेंगे, सेकंड स्टेप पावर में से 1 को माइनस करेंगे, थर्ड स्टेप dx अपॉन dx। ये तो हो जाएगा 1, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/5 x की पावर -2/3 -2/5। ये f डैश x का आंसर है। 3/5 -1, इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना। 3/5 -1, इसका आंसर आ जाएगा -2/5। तो x की पावर -2/5 बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आर सिमिलर। मैं जंप कर रहा हूं 16 पे। fx इज इक्वल टू x4/2 -3x स्क्वायर एंड +10। ओके, मुझे इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, तो 1 बाय 1 हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो f डैश x दैट इज इक्वल्स टू, ये 1/2 है, इसको बाहर कर दें। x4 का डेरिवेटिव 4x3, 3 को बाहर कर दें, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 10 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। उसके बाद ये कैंसिल कर दें, 2 to the 4, 3 to the 6, ये आपका आ गया f डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी इसका। एटीन। तो पहले आप स्क्वायर रूट को 1/2 लिख दें। अब आप लेंगे इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। इसकी पावर को बेस में लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे। dx अपॉन dx में नहीं लिखा क्योंकि वो 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 19 5/x का स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आए, ऊपर आके हो जाएगा -2। अब लें आप इसका डेरिवेटिव, 5 को बाहर रख दें, x की पावर -2 का डेरिवेटिव लें, पावर को बेस में लिखें, पावर में से 1 को माइनस कर दें, 5 टू द 10 हो जाएगा, x की पावर -3 हो जाएगा। ये इसका आंसर, इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर सिमिलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखें। x माइनस 1/x का अंडर रूट। तो पहले आप अंडर रूट को 1/2 लिख दें, फिर 1/2 को ऊपर लें, अब आप लें इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव पावर को बेस में लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 2 x की पावर -3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आर सिमिलर। 27, जो मैं नहीं कर रहा आप तो उनकी प्रैक्टिस करनी है, जो मैं कर रहा हूं उनकी भी करनी है। x³ - 2x x5 + 6x²। अब देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब हम इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीकों से कर रहा हूं, फिर आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड यूज करें। फर्स्ट मेथड ये है कि मैं इन दोनों की ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं। यस, x³ × x5 ये x8 हो गया, x³ × x² ये हो गया x5, x × x5 ये हो गया 2x6, 2x 6x² ये हो गया 12x³। मैंने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ले लें इसका डेरिवेटिव, 8x का 8x7, 6x5 का 30x4, 2x6 का 12x5, 12x³ का 36x²। ये मेरे पास आंसर आ गया। सेकंड मेथड क्या है, x³ - 2x, x5 + 6x²। अब हम इसको सेकंड मेथड से करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। इसको आप u भी कह सकते हैं और इसको आप v भी कह सकते हैं। बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करें यहां पर। प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं, पहला फंक्शन वैसे लिख लें,
दूसरे फंक्शन का लें डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन लिखें और पहले फंक्शन का ले लें डेरिवेटिव। u इंटू वी का फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे आ गया, इसका डेरिवेटिव 5x4 प्लस 12x, ये फंक्शन वैसे आ गया, इसका डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर माइनस 2। अब सारी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं, 5x7 प्लस 12x4 माइनस 10x5 माइनस 24x का स्क्वायर प्लस 3x7 माइनस 2x5 प्लस 18x4 माइनस 12x का स्क्वायर। इन सबको आप सिंप्लीफाई कर दें, x7 ये ऐड हो जाएगा, x4 ये भी ऐड हो जाएगा, x5 ये भी ऐड हो जाएगा माइनस में, x स्क्वायर ये भी ऐड हो जाएगा। और आप देखें ये पूरा का पूरा वही आंसर आ रहा है जो हमने फर्स्ट मेथड के थ्रू सॉल्व किया था। ठीक है, फर्स्ट मेथड भी आपके सामने है। फर्स्ट मेथड में सिर्फ हमारा एक स्टेप इंक्रीज हुआ था, हमने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया और आंसर लिख दिया। और सेकंड स्टेप में देखो आपको कितना काम करना पड़ा। तो नो डाउट फर्स्ट मेथड आसान है। तो बहरहाल ये तो आपने देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हुए आपने आइडिया लगाना है कि कौन सा मेथड आसान है, कौन सा मेथड मुश्किल है, तो आप उसको यूज करें। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 27। 27 के बाद 28 खुद करेंगे आप, सिमिलर क्वेश्चन है। 29 खुद करेंगे, 30 खुद करेंगे, 31 खुद करेंगे, 32 खुद करेंगे। दो दो ब्रैकेट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करें और अपना आंसर लिखें। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट कोशेंट रूल की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोशेंट रूल के रिस्पेक्ट से क्वेश्चन नंबर 33 देखें। 33 में हमारा फंक्शन गिवन है x अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर। हमने लेना है इसका डेरिवेटिव। नो डाउट हमें नजर आ रहा है कि इसमें फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो हम उस पर कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो कोशेंट रूल के रिस्पेक्ट से जो नीचे वाला फंक्शन है ये v हो गया और जो ऊपर वाला फंक्शन है ये u हो गया। फार्मूला सामने रखें, v का स्क्वायर, ये v का स्क्वायर हो गया, v को ऊपर लिखेंगे और u का लेंगे डेरिवेटिव, माइनस u को लिखेंगे और v का लेंगे डेरिवेटिव। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, x स्क्वायर का 2x हो गया। ये वैसे का वैसे आ गया, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आ जाएगा, माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई करें ये प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस हो जाएगा,
ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके जी, अब 33, 34, 35, 36, 37, 38 ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसी तरह से क्वोशंट रूल के। ठीक है, इनको आप करेंगे। मैं फिलहाल 37 कर देता हूं, बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, 1/4 x5 माइनस जी। इस पे क्वेश्चन रूल हमने अप्लाई करने हैं। जो अपॉन में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे, इसको ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले का लेंगे डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन लिखकर नीचे वाले फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव। तो 1 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 0 से जब ये फंक्शन मल्टीप्लाई होगा ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और 4x5 का डेरिवेटिव 20x4 हो जाएगा, 3x स्क्वायर का 6x, 1 का 0। बस ये इसका आंसर आ गया, माइनस 20x4 प्लस 6x अपॉन 4x5 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया f डैश x। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सिमिलर हैं, आप खुद उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एक्सरसाइज 39 to 48, फाइंड f डैश टू फाइंड f डैश टू और b पार्ट डिटरमाइन वैल्यू ऑफ x for which f डैश x इक्वल टू 0। और हमारा क्वेश्चन है 39। टेन एक्स माइनस 5। ओके जी, अब हमने 39 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, इसमें हमने दो आंसर कंप्यूट करने हैं, एक f डैश टू का आंसर और एक f डैश x को 0 पुट करके x की वैल्यू कंप्यूट करनी। तो आप देखें दोनों पार्ट के लिए हमें f डैश x चाहिए। पहले आप इसका f डैश x निकालें। इसका f डैश x क्या होगा, 10। 10x का 10 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, इसको कह दें 1। अब हम आते हैं पार्ट ए में। अब हम क्या करेंगे, f डैश टू f डैश x, x की जगह क्या नजर आ रहा है 2। अब हम x को 2 पुट करें, x को 2 पुट कर दें, ये 10 है, ये एज इट इज रह जाएगा। अगर यहाँ पे भी x होता तो यहाँ पे भी हम 2 को पुट कर देते। तो f डैश टू का आंसर 10 आ गया। बी पार्ट की तरफ जाएंगे, पुट करेंगे f डैश x को 0।
और वहां से x की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। x गायब हो गया, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो देयर इज नो सोल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ, हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये उसका ए पार्ट हो गया, ये उसका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41। एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 6x प्लस 8। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लें डेरिवेटिव, 1/3 को बाहर कर दें, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो f डैश x आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6। इसको कहते हैं 1। पार्ट ए में क्या करेंगे, x को 2 पुट कर देंगे, तो f डैश 2 क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 6, 4 माइनस 6, ये आ जाएगा -2। और बी पार्ट में क्या करेंगे, f डैश x को 0 पुट कर दें, f डैश x को 0 पुट कर दें और यहां से x की वैल्यू निकाल लें, तो x आपके पास आ जाएगा प्लस -6 का अंडर। तो यहाँ पे हम x को कंप्यूट नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे x था ही नहीं, तो इसका हमने लिखा था नो सोल्यूशन। बट यहाँ पे देखें 0 पुट करने के बाद x है इसमें हम कंप्यूट करेंगे x की वैल्यू। उसने कहा ना डिटरमाइन वैल्यू ऑफ x फॉर विच f डैश 0, तो हमने f डैश को 0 पुट किया और यहां से x की वैल्यू को। ये बाकी क्वेश्चन सिमिलर, बाकी इसके सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, 39 to 48 ये आप खुद कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नेक्स्ट की तरफ, 15.6, 15.5 हमारी एंड हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ 15.6। तो अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है, चलें आज जुम्मा है, हम इसको 1:10 नहीं तो चलें 1 बजे तक क्लास ऑफ कर देंगे जुम्मे की वजह से। बट अभी भी हमारे पास 10 से 15 मिनट है, 10 से 15 मिनट में हमारी आधी एक्सरसाइज कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। ओके, 15.6 में हमारे पास सेम वही रूल्स हैं डेरिवेटिव्स के जो हमने किए अभी अभी, बस एक ऐसा फार्मूला है जिसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। बाकी एक लॉग का फार्मूला है, एक एक्सपोनेंशियल का फार्मूला है, वो मैं लिख देता हूं पहले, फिर हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 15.6, इसमें जो हमने 15.5 के फार्मूले यूज किए हैं वो भी हैं इसमें, और प्लस ये पावर रूल की एक्सटेंडेड फॉर्म हो गई। पहला स्टेप, पावर को नीचे उतारेंगे। दूसरा स्टेप, पावर में से 1 को माइनस करेंगे। और तीसरा स्टेप, विदाउट पावर पूरी ब्रैकेट का लेंगे डेरिवेटिव। सेम वही पावर रूल है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे अब ब्रैकेट आ गई है, ब्रैकेट की पावर। तो ब्रैकेट की जब पावर आएगी तो पावर को नीचे उतारना है, पावर में से 1 माइनस करना है और पूरी ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है विदाउट पावर। सेकंड फार्मूला इसमें हमारा होगा
ln का जब आप ln का डेरिवेटिव लेंगे तो जिस फंक्शन का ln लिया जा रहा है उस फंक्शन को आप डिवाइड कर देंगे 1 के साथ और फिर उसी का फर्दर लेंगे डेरिवेटिव। जिस फंक्शन का ln लिया जा रहा है जब आप इसको पर डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव क्या काम करेगा, इस पूरे फंक्शन को 1 से डिवाइड कर देगा और इसी फंक्शन का लेगा डेरिवेटिव। थर्ड फार्मूला, इसमें हमें एक और शेप नजर आएगी e की पावर फंक्शन ux जैसे। तो आपने इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना है और फिर फर्दर क्या करना है, इसकी पावर का लेना है डेरिवेटिव। ln में क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे और u की पावर के अंदर क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखकर इसकी जो भी पावर है पावर का लेंगे डेरिवेटिव। ये 3 फार्मूलाज यूज होंगे हमारी एक्सरसाइज 15.6 के अंदर और प्लस 15.5 के जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे इसमें यूज होंगे। तो अब हम 15.6 के सारे तो नहीं बट कुछ क्वेश्चन हम इसके सॉल्व कर सकते हैं, तो कुछ कर लेते हैं, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में देखें। ओके जी, इसमें भी उसने ये कहा हुआ है एक्सरसाइज 1 से 38 तक डिटरमाइन करना है आपने f डैश x को आपने डिटरमाइन करना है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 4x का स्क्वायर 1 माइनस 4x का स्क्वायर और होल की पावर है 5। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो नो डाउट इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इस फॉर्मूले को यूज करें इस पे। फर्स्ट स्टेप पावर को बेस में लिखेंगे, सेकंड स्टेप इसमें से 1 माइनस कर देंगे, थर्ड स्टेप पूरी ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेंगे, पावर को नहीं लिखेंगे। तो अब ये 1 नहीं होगा, अब हम बाकायदा इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस बिकम्स 5 1 माइनस 4x का स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया 8x, 8 5 हो गया 40, ये बन गया आपके पास f डैश x। ठीक है, सेम वही चीज है जो हमने 15.5 में किया है एंड सेम एज इट इज ऑल क्वेश्चंस। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में से कहा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और इस पूरे का है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को हम लिखेंगे 1/3, तो ये आपके पास बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और इसका बन जाएगा होल 1/3। अब लें इसका डेरिवेटिव, टू एक्स प्लस 5 पावर में से 1 माइनस कर देंगे
और फिर डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के ऊपर विदाउट पावर, हम ब्रैकेट करेंगे डेरिवेटिव। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1/3 माइनस 1, ये हो जाएगा -2/3। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, माइनस 2x का डेरिवेटिव -2 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। बस ये इसका आंसर है। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। सेवन, 8, ठीक है, 8 तक सिमिलर हैं। ठीक है, 8 के बाद 8 तक आपने करने हैं। 8 के बाद देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9 में आपको दिया हुआ है e की पावर x, इसका मुझे लेना है डेरिवेटिव। e की पावर x का डेरिवेटिव बाय यूजिंग फार्मूला e की पावर x को वैसे का वैसे लिखेंगे और जो भी इसकी पावर है उसका लेंगे डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो ex का डेरिवेटिव जो है वो ex आ जाएगा। 10 देखें, ex स्क्वायर बाय फार्मूला इसको वैसे का वैसे लिख देंगे और इसकी पावर का लेंगे डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x e की पावर x स्क्वायर इसका आंसर है। इसके बाद है आपका 11, 12, 13, ये आपके सिमिलर क्वेश्चंस हैं, इनको आप खुद करेंगे। मैं आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके पास 3x स्क्वायर ex। तो अब अगर हम देखते हैं इस फंक्शन को, तो हमारे पास इस फंक्शन में दो फंक्शन हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो फंक्शन है, हमारे पास प्रोडक्ट रूल यहां पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि हम इन दो फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन नहीं बना सकते। अब हमें लाजमी यहाँ पर जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज योर u फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, u इंटू v का फॉर्मूला। थ्री एक्स स्क्वायर ex का डेरिवेटिव, ये देखिए आपने ex का डेरिवेटिव निकाला हुआ है ex प्लस ex लिखेंगे और 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x। ex कॉमन निकाल लें, अंदर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6। ये f डैश x का आंसर। ओके जी, ये था हमारा 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 तक सिमिलर हैं। 22 तक हमारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। 22 के बाद हमारा फंक्शन शुरू हो रहा है लॉगरिथम्स का। लॉगरिथम्स के मैंने फार्मूला लिख दिया है। अगर आप ट्राई करना चाहें वेल एंड गुड, नहीं तो फिर इंशाल्लाह मैं 23 से ऑनवर्ड जो है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूंगा, जब भी हमारी क्लास होगी मैथ्स की, क्योंकि कल तो हमारे एमसीक्यूज होंगे ना। चैप्टर 2 के हमने एमसीक्यूज करने हैं कल। तो हमारी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मतलब नेक्स्ट थर्सडे हम 23 से अपने ऑनवर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट। तो आज जुम्मा है, आज मैं 5-10 मिनट क्लास पहले ऑफ कर रहा हूँ कि जुम्मे की तैयारी करनी है। आप लोग भी तैयारी करें, जुम्मा पढ़े। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। उसका पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया हुआ है, उसके हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। स्लोप ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, उसका स्लोप, उसका एक्स इंटरसेप्ट, उसका वाई इंटरसेप्ट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट के फंक्शन, वो सारा हमारा चैप्टर 5 तक वो पूरा हैंड आउट है उसका। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा कि अल्लाह हाफिज।